जी नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक एक नए लेक्चर के साथ आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तो कल लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज से हट कर जो आउट ऑफ एक्सरसाइज कंसेप्ट से खासकर मैट्रिक्स के बारे में उसका जो ऑर्डर था, उसमें रोज़ कॉलम एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स उसका ऑर्डर था। इसी तरह हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने देखी हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं जी, एक्सरसाइज पे जाएंगे जो आपकी 1.1 एक्सरसाइज है। आज हम उसको स्टार्ट करेंगे। और एक्सरसाइज में बेसिकली कल जो लास्ट टाइम हमने बुक से जो किए थे, ख़ासकर जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स थे, वो हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। उनको देखकर हम आगे चलेंगे। तो स्टूडेंट्स, शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर ये नोट्स जिन नोट्स से मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अगर ये आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में या जो व्हाट्सएप नंबर है उससे मुझे मैसेज कर दें, टेक्स्ट कर दें, तो मैं आप तक ये फ्री पीडीएफ नोट्स पहुंचा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कहता है कि इनमें से कौन से स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और कौन से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। याद रहे कल आपको हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में टाइप्स जो की थी, उनमें से रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, और उसके बाद जो थर्ड टाइप थी वो स्क्वायर थी, और जो फोर्थ थी वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स थी। जिस तरह आपको पता होना चाहिए कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसमें हम कहते हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के बराबर होंगी, और जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है उसमें हम कहते हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के बराबर नहीं होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का अगर आप देखें, जो फर्स्ट पार्ट है ए मैट्रिक्स से, कहता है 2 3 0 5। इसमें अगर आप देखें ए मैट्रिक्स में, तो आप देखें दो रोज़ हैं हमारे पास। ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, दो रोज़। इसी तरह हमारे पास जो कॉलम है, कॉलम हम वर्टिकली लेते हैं, तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास इस तरह सेकंड कॉलम हो जाएगा। नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के बराबर हैं। दो रोज़ हैं, दो कॉलम है, तो सिंपली हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स हम लेते ही उसको हैं जिसमें हम कहते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जो हमारे पास जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कॉलम बराबर हों। सिंपली दूसरा जो है, दूसरा अगर आप देखें बी मैट्रिक्स देखें, उसमें आपके पास एक रो, नीचे आपके पास ये दूसरी रो हो जाएगी। इस तरह रोज़ तो दो हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ कॉलम जब आप देखेंगे इसमें, तो एक कॉलम, दो कॉलम, और ये आपके पास तीसरा कॉलम होगा। स्टूडेंट्स, ये जो मैं रेड कलर से ये जो मैं निशान लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आपको समझाना है। ज़रूरी नहीं है कि आप कॉपी पे या पेंसिल से इस तरह मैट्रिक्स में करें। मतलब ये है कि आपको समझ आ जाए। नंबर ऑफ़ रोज़ दो हैं, कॉलम तीन है, तो दो तीन के बराबर तो नहीं है, तो ये हमारे पास होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसको हम सिंपली क्या बोलेंगे, इसने सिंपली इसको बोला हुआ है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली जो सी मैट्रिक्स है हमारे पास, वो भी इसमें तीन रोज़ हैं। अगर आप देखें 1 0 0 पहली रो है, 0 2 0 दूसरी रो है, 0 0 1 तीसरी रो है। इसी तरह कॉलम भी अगर आप ऊपर से नीचे देखें, एक कॉलम 1 0 0 0 2 0, दूसरा कॉलम 0 0 1 तीसरा कॉलम है। ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिकॉज तीन रोज़ हैं और तीन कॉलम है, और ये बराबर हैं हमारे पास। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये टास्क मैं आपको देता हूँ, ये वाला चौथा पार्ट जो है डी मैट्रिक्स का, ये आपने बताना है। बल्कि आपने खुद पहले अगर आप इसको सोचें तो ये देखें, एक रो है, एक कॉलम है, तो ये आपके पास जो होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, बिकॉज नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर इक्वल, सो इट इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स। इस तरह ई भी आपने देखना है, एफ भी आपने देखना है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास जो है दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिस्ट द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। ऑर्डर भी हमने लास्ट टाइम फर्स्ट लेक्चर में हमने ऑर्डर भी देखा है। ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, ऑर्डर बेसिकली रो बाय कॉलम होता है, या रो क्रॉस कॉलम। कल हमने दोनों तरीक़ों से किया है। बेसिकली इसमें ऑर्डर में आपने रोज़ देखनी है। अगर आप रोज़ देखें तो इसमें ए मैट्रिक्स में जो रोज़ कितनी हैं, और करें अगर आप, तो ये पहली रो है और ये आपके पास दूसरी रो है, दो रोज़ हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ नीचे इसने लिखा हुआ है, ये नीचे इसने मेंशन कर दिया है, नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू 2। इस तरह कॉलम अगर आप जज करें यहाँ पर, तो आपके पास कॉलम, ये आपके पास पहला कॉलम है। सिमिलरली यू हैव द सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम इज़ -1 2। तो इसमें जो नंबर ऑफ़ कॉलम होंगे वो 3 होंगे।
सो आर्डर सिंपली रो बाय कॉलम होता है, तो 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है, 2/3 हो जाएगा सिंपली। ये आपसे एमसीक्यूज़ में आपसे पूछ सकता है, ये इस तरह का इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आता खैर, लेकिन वो एमसीक्यूज़ में ज़रूर आपसे पूछेगा। सिमिलरली बी मैट्रिक्स है, इसका आर्डर आपने बताना है। आर्डर देखें, इसमें एक ही रो है, ये आपके पास एक रो है इसमें, और इस अगर आप देखें कॉलम इसमें तो एक ही कॉलम है। एलिमेंट ही एक है, मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है वो -4 ही है, तो इसका मतलब है कि रो भी एक है, कॉलम भी एक है, तो आर्डर 1 क्रॉस 1 या 1 बाय 1, जिस तरह आप इसको कहें सिंपली आप कह सकते हैं। इसी तरह जो तीसरा इसके आई थिंक 3 पार्ट हैं, वो आपने खुद उसका आर्डर कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट हम जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आपने फोकस करना है। ये एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड आपके पास एमसीक्यूज़ बने हुए हैं, वो आप हल करेंगे इससे रिलेटेड। कहता है कि इफ़ ए, हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहे हैं, कहता है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है 3 2 -4, इसी तरह ये पहली रो है, दूसरी तीसरी चौथी 4 रोज़ हैं और 3 कॉलम है। आपको ये कह रहा है कि स्टूडेंट्स इस तीसरे क्वेश्चन में आपको वो कह रहा है कि इसमें एलिमेंट्स बताएं हमें, मीन के वो क्वेश्चन में अगर आप किताब पे फोकस करें वहाँ पर जाकर, तो आपको बोलेगा A11 बताएं, A12 बताएं, सिमिलरली A13 बताएं, इस तरह की आपको कुछ वो बताएगा, तो आपने कंपेयर करके बस देखना है कि A11 बेसिकली अगर आप देखें A11 का क्या मतलब है। A11 का मतलब है कि ये जो आपके पास फर्स्ट रो है और ये जो फर्स्ट कॉलम है, पहला रो पहला कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम ऐसे ही आएगा, नीचे की तरफ आएगा, तो इसका मतलब है कि पहली रो और पहले कॉलम में जो चीज़ सेम है A11, जब वो आपको कह रहा है हमें बताएं गिव द एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स हमें दें, तो बेसिकली आपको ये एलिमेंट्स A11 कह रहा है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो कॉमन चीज़ है वो A11 होगा, तो A11 जो आपके पास होगा वो अगर आप कंपेयर करें तो आपके पास A11 ये होगा, मैं सर्कल लगा रहा हूँ उसके ऊपर 3। सिमिलरली A12 2 होगा, सिमिलरली A13 -4 होगा। इसी तरह आगे जाएं, आगे तो इसमें मज़ीद कॉलम नहीं है, लेकिन आगे अगर हम जाते हैं A14 होता तो इसी तरह वो नेक्स्ट एलिमेंट होता, उससे आगे जो एलिमेंट अगर लिखा होता है यहाँ पर तो वो A15 होता, लेकिन यहाँ पर 3 ही कॉलम है तो A13 तक जाएंगे। अब दूसरी रो पे हम आ गए हैं A21, जब A21 की बात करेगा तो वो -2 होगा। आपने बस सिंपली जज करना है, जब आपको वो बोले कि हमें A43 निकाल के दें, आप बस जाएं सीधा सिंपली, जब आपको बोले हमें ये वाली चीज़ फाइंड करके दे, A43 निकाल के दो, कहाँ पर होगा, तो आपने 4 और 3 को माइंड में रखना है। चौथी रो पे सिंपली जाना है आपने, ये मैं चौथी रो पे आ गया हूँ, ये चौथी रो है, और तीसरा कॉलम ऑब्वियसली हमारे पास जो है वो ये है, ये ऊपर जो जा रहा है ये तीसरा कॉलम। इसमें जो कॉमन है, देखें जो कॉमन आ रहा है चौथी रो और तीसरे कॉलम में जो कॉमन एलिमेंट आ रहा है वो हमारे पास ये 6 है, ये 6 होगा हमारे पास। मैं इसे थोड़ा कलर कर देता हूँ ताकि आपको पता चले, मिट जाएगा लेकिन आपको समझ आ जाएगी, तो बड़ी बात यही है। तो नेक्स्ट नीचे देखें इसने निकाले हुए हैं, जिस तरह भी इसने कहा हुआ है नीचे, ये कह रहा है A12 जो है 2 है, ऊपर आप A12 को मिला भी सकते हैं। A12 कैसे 2 है, देखें A12 2 ऐसे है कि ये जो 2 एलिमेंट है, दूसरे वाला जो एलिमेंट है यहाँ पर मैं इसे स्टूडेंट्स A12 कैसे 2 है, देखें ये जो है आपके पास ये फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम देख लें आप, ये सेकंड कॉलम है, जो कॉमन एलिमेंट है वो ये वाला 2 है, ये वाला, ये हमारे पास A12 हो जाएगा 2 ऐसे। नीचे भी अगर आप देखें तो बाकी भी आपको समझ आ जाएंगे, उसमें मिलाते जाएं, रो और कॉलम को जज करते जाएं। A23 जो है वो 0 है, 0 क्यों है, दूसरी रोज़ अगर आप देखें और तीसरा कॉलम देखें तो वो 0 कॉमन वहाँ पे आएगा। तो ये एलिमेंट्स आप ख़ुद भी निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स और इक्वल। नीचे उसने मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ए मैट्रिक्स है आपके पास, सिमिलरली बी मैट्रिक्स है आपके पास, इसी तरह सी और डी मैट्रिक्स नीचे आपके पास दिए हुए हैं। कहता है इनमें से कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो बराबर हैं, कौन से एलिमेंट नहीं, कौन से मैट्रिक्स ऐसे हैं जो आपस में बराबर हैं। मैट्रिक्स बराबर होने के लिए स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि
वही मैट्रिक्स ज़ाहिर बात है बराबर होंगे जो एक जैसे होंगे। एक जैसे मतलब उनके अंदर एलिमेंट रेलेवेंट एलिमेंट के बराबर होगा। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट, इसी तरह सारे एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के अंदर रेलेवेंट जगह पर बराबर होने चाहिए। ए और बी को देखते हैं। ए में जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास वो 2 है, बी में फर्स्ट 2 है। इसी तरह ए में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 5 है, बी में जो फर्स्ट है वो 5 है, थर्ड जो है वो 1 है, लेकिन बी में जो थर्ड है वो 4 है। तो ए और बी तो बराबर ना हुए। इसी तरह ए और सी को कंपेयर करते हैं। ए और सी में ए में जो फर्स्ट है वो 2 है, सी में पहले आपने हल करना है। 1 + 1 2 होता है आपके पास। 1 + 1 जब 2 होता है आपके पास तो आप उसे कह सकते हो कि ये भी 2 है, ये भी 2 है आपके पास और ऊपर भी आपके पास 2 है। इस तरह 3 + 2 5 और ऊपर भी 5 है और 1 और इधर 4 आ गए। ए और सी भी बराबर हम कह सकते हैं नहीं है, बिकॉज इधर यहाँ पर 4 है और वहाँ पर तीसरा एलिमेंट जो है वो, ये जो तीसरा एलिमेंट है आपके पास ये 3 है। नीचे सॉरी ये ऊपर 1 है ए में, नीचे 4 है। सो ए और डी को लास्ट में हम कंपेयर करते हैं। इस एलिमेंट को कंपेयर करेंगे हम नीचे डी के साथ। डी के साथ जब कंपेयर करते हैं तो पहला एलिमेंट 2 है, नीचे भी हमारे पास 2 है, पहला एलिमेंट 5 है, नीचे 4 + 1 5 सेम है और 1 तीसरा एलिमेंट ये भी हमारे पास सेम है, बराबर है। तो इसी तरह जो लास्ट एलिमेंट 3 है वो भी हमारे पास 3 है। तो हम कह सकते हैं ए मैट्रिक्स ए एंड डी आर इक्वल। नीचे उसने लिखा हुआ भी है, नीचे ये लाइन आप नीचे आ जाएं। सॉल्यूशन में पहले हल किया हुआ है उसने सी और डी मैट्रिक्स, तो नीचे पहली लाइन लिखी हुई है ए एंड डी आर इक्वल। डैट इज़ ये जो आई पॉइंट ई होता है इसका मतलब स्टूडेंट्स आप डैट इज़ लेते हैं, जिसका मतलब है इस तरह एक और चीज़ आप लेते हो ई पॉइंट जी। मैथ में अक्सर नोटेशन होती हैं जिनका बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होता है। ऐसी नोटेशन ख़ासकर जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, जब एफएससी बैचलर की एजुकेशन जब आप हासिल करते हैं तो मैथ में काफ़ी ऐसी शॉर्ट टर्म्स आती हैं जो जिनको आप माइंड में रखना होता है। तो ये जो हमारे पास है ए एंड डी आई पॉइंट ई, इसका मतलब है डैट इज़। इस तरह आप कुछ लिखते हैं अपने फ़िज़िक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में, आप ई पॉइंट जी लिखते हैं, ई फिर आगे आप पॉइंट फिर आप जी डालते हैं इस तरह। इसका मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हैं आप में से स्टूडेंट्स? ई पॉइंट जी बेसिकली फॉर एग्जांपल के लिए यूज़ होता है कि हमारे पास इसकी जो मिसालें हैं वो दर्ज झेल हैं। स्टूडेंट्स ये तो हट के मैंने आपको बात बताई। नीचे आ जाएं आप। जब ए और डी बराबर हैं तो दूसरे दो जो मैट्रिक्स रहेंगे उनको कंपेयर करते हैं आपस में। बी मैट्रिक्स को अगर कंपेयर करें सी के साथ, पहला एलिमेंट 2 है, दूसरा एलिमेंट 5 है, तीसरा एलिमेंट हमारे पास 4 है, तो चौथा जो है हमारे पास वो 3 है। तो सी में देखें पहला एलिमेंट 2 है, उसमें भी दूसरा 5 है, तीसरा जो है हमारे पास एलिमेंट वो 4 है और चौथा जो लास्ट एलिमेंट है वो 2 + 1 जो है वो 3 है। नीचे इसने सॉल्व करके अलग से भी लिखा हुआ है, आप डायरेक्टली उसे बता सकते हैं कि B and C are equal. B and C are equal, so B is equal to C. इसे आप डायरेक्टली इस तरह बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये इस तरह क्वेश्चन जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है हमारे पास। 5th क्वेश्चन आई थिंक अभी रहता है, अभी से 5th क्वेश्चन, सॉरी ये 5th क्वेश्चन है हमारे पास। डायरेक्टली 6 पर चले गए थे हम। तो 5th क्वेश्चन में हमारे पास कहता है कि लेट ए मैट्रिक्स, उसने आपको दिया हुआ है 2 - 3 u, ये u है और 0। बी मैट्रिक्स जो उसने आपको दिया हुआ है वो कहता है कि b is equal to v - 3 5 w for what value of u v and w are when a and b are equal। अब देखें पिछले क्वेश्चन में उसने हमें कहा है कि a और b जो है आपके पास वो कौन से मैट्रिक्स, पिछले क्वेश्चन में उसने हमें बताया था कौन से मैट्रिक्स इक्वल होंगे। यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हों, मीन के ये वाला मैट्रिक्स जो है आपके पास, ये ए मैट्रिक्स जो है ये बराबर हो अगर बी के, इस मैट्रिक्स से अगर बराबर हो तो हमें वैल्यू निकाल के दें। किसकी वैल्यू निकाल के दें आप? वैल्यू हमें यू वी एंड डब्ल्यू की वैल्यू, 3 जो आपके पास अंदर एलिमेंट है इनकी वैल्यू निकालें आप। ज़ाहिर बात है जब बराबर होंगे तो उसने नीचे क्वेश्चन में नोट्स में उसने लिखा हुआ है ये वाला मैट्रिक्स पहला है और ये जो है इसको उसने कह दिया कि ये बराबर है। इसने इसको बराबर सेंटर में इसने इक्वल टू की लामत लगाई हुई है बराबर का। अब जब बराबर है तो उसका मतलब है कि जब कोई चीज़ बराबर होती है उसका, हमने पहले भी कहा है इक्वल मैट्रिक्स में कि उसका रेलिवेंट एलिमेंट जो है तो होता है वो रेलिवेंट एलिमेंट के बराबर होता है। इन पहला एलिमेंट पहले के बराबर होगा। अब देखिए पहला एलिमेंट 2 है, यहाँ पर वो v के बराबर है, तो 2 is equal to v। तो पहला आंसर हमारे पास आ गया है। v का जो v हमारे पास है वो 2 है।
सिमिलरली दूसरा एलिमेंट दूसरे के तो ऑलरेडी बराबर है, -3 के बराबर है। तीसरा जो एलिमेंट है वो u है हमारे पास, u बराबर है 5 के, तीसरे के बराबर हमने लेना है। तो एक और आंसर हमारे पास आ गया u का, और लास्ट 0 बराबर है w के, और w का आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। तो ये आपके पास इस तरह से 5वां क्वेश्चन हल हो जाएगा। आपने इस तरह से हल करना है। नेक्स्ट चलते हैं हम छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन में आपको वो एक कंडीशन दे रहा है, डायरेक्टली वो कह रहा है कि दो मैट्रिक्स अगर बराबर हों, तो इसी से 5वें क्वेश्चन से ही थोड़ा सा इसका फर्दर थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। कहता है अगर बराबर हों तो a b c x y z की वैल्यू आप निकाल दें। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले स्टूडेंट्स इसने लिखा हुआ है, इसने सॉल्व किया है। यहाँ पर सॉल्व करने के बाद देखें इसने जो कंडीशन लगाई है सोल्यूशन में, एज बराबर लिखा है इसने, नाउ कंपेयर किया है। जब हम कहते हैं दो मैट्रिक्स आपस में हमारे पास बराबर हैं तो हम उसको उसमें इक्वल डालते हैं। यहाँ पर जिस तरह हमने यहाँ पर इक्वल नीचे डाला है, तो पहला एलिमेंट पहले के बराबर लेंगे। पहला एलिमेंट देखें अगर आप गौर करें मैट्रिक्स में तो x + 3 है, वो पहले के बराबर होगा। पहला क्या है? वहाँ पर 0 है, तो x + 3 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर +3 है तो जब भी इक्वेशन में कोई नंबर अपनी या कोई वेरिएबल कोई कांस्टेंट अपनी जगह छोड़ अपनी साइड चेंज करता है, दूसरी तरफ जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। आपने 7th या 8th क्लास में ये पढ़ा होगा कि उसकी जो सिंबल है, जो लामत है, वो चेंज हो जाएगी। ऊपर इधर +3 है, दूसरी तरफ x के साथ जो +3 दूसरी तरफ आया है वो -3 बन गया है। तो ये हमारे पास एक आंसर आ गया है। कौन से वाला? ये ऊपर जो उसने कहा हुआ है x का आंसर, x की वैल्यू आपने निकालनी है। सिमिलरली अब बाकी वैल्यूज़ की तरफ हम जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। बाकी वैल्यूज़ में देखें दूसरे को अगर दूसरे से कंपेयर करें, दूसरे को दूसरे से अगर आप कंपेयर करें तो ये आपके पास z + 4 = 6 आएगा। z + 4 = 6 आएगा। तो यहाँ पर आप z4 जो है वो दूसरी तरफ जाएगा, 6 में माइनस होगा, 6 - 4 2 हो जाएगा। इतना तो है। आप 9th क्लास में आ गए हैं, आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्टूडेंट्स आता होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं भी आता होगा तो मैं इसके लिए कोशिश करता हूँ अगला वीडियो आपके लिए बनाऊँ, ताकि आपको उसमें बेसिक कंसेप्ट इस तरह के दे दूँ कि कोई चीज़ जब एक तरफ ऐड हो रही होती है तो वो दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट होती है, या इससे रिलेटेड जितने भी मिलते जुलते कंसेप्ट हैं वो हम कोशिश करते हैं किसी एक वीडियो में हम क्लियर करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो तीसरा एलिमेंट तीसरे के बराबर लेते हैं, ऊपर उसने किया हुआ है, ऊपर 2y - 7 = 3y - 2। अब देखें जो इसमें हमारे पास एक कंडीशन यूज़ होगी, यहाँ पर y वाले दो हैं। अब y वाले जब दो हैं हमारे पास तो हम क्या करेंगे, y वालों को y वाले के पास ले आएंगे और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट के पास लेकर जाएंगे। मीन कि 2y और 3y को एक तरफ लेकर जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, 2y इस तरफ आया, -2y हो गया, 3y में से माइनस हो गया, और -2 जो है ये वाला ये इस तरफ आया है तो +2 हो गया है। तो -7 से जब हम -7 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास -5 आ जाएगा। बिकॉज यहाँ पर -5 क्यों आया है, -7 + 2 -5 क्यों आया है स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हमारे पास जो बड़े वाले के साथ जो इलामत है, -7 के साथ जो इलामत है वही हम यूज़ करेंगे नीचे। तो 3y में से आप जब 2y सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास सिंपली 1y बच जाएगा। 1y भी आप लिख सकते हो, लेकिन मैथ में आप बेसिकली 1 साथ में नहीं लिखते, आप सिर्फ सिंपल y लिखते हो। तो y का आंसर आपके पास आ गया है। आंसर क्या है, y = -5, सिंपल। नाउ इस तरह नेक्स्ट जो कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके जितने भी आप वेरिएबल हैं, चाहे वो a हो, b हो, c हो, x हो, y हो, z हो, ऊपर तक तो हमने देखे हैं, किए हैं हमने, ये x y z तो हमने शायद कर लिए हैं। अब हम a b c की तरफ जाते हैं। इसी तरह ये कंपेयर किया है कोई, आई थिंक कि इसमें आपके पास होगा जी तीसरा या कोई इस तरह का एलिमेंट होगा, उसमें कंपेयर a - 1 = -3। देखें a - 1 ये आपके पास पहला 5वां एलिमेंट है, मैट्रिक्स का 5वां एलिमेंट अगर आप काउंट करें तो आपके पास ये ऐसे ही आता है, a - 1 = -3। 5वें को 5वें के साथ सिंपली कंपेयर करें तो आपके पास a - 1 = -3 आता है। तो जब -1 उस तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा। +1 जब होता है तो आपके पास
स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास माइनस जो एक आंसर है वो -2 आया, वो इसलिए कि -3 में से जब आप +1 करेंगे तो बड़े वाले के साथ माइनस है तो नेगेटिव अलामत साथ में नीचे लगेगी, -2 हो जाएगा। सिमिलरली आखिरी जब उसने कंपेयर किया हुआ है 0 = 2c+2, ये ऊपर अगर आप जाकर देखें तो ये कंपेयर किया हुआ है 2c+2, ये दोनों बराबर हैं यहाँ पर। तो जो राइट हैंड साइड पे ये जो 2 है, ये वाला जो 2 है राइट हैंड साइड पे, इसको जब आप लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ लाएंगे तो ये -2 हो जाएगा यहाँ पर। तो 0 में से जब कोई भी चीज़ 0 का तो कोई माइन ही नहीं होता, तो -2 ही रहेगा नीचे। ये जो चीज़ है ये -2 एज इट इज़ रहेगी। जब कोई एक चीज़ ऐड हो रही होती है तो सब्ट्रैक्ट होती है, जब सब्ट्रैक्ट हो रही है दूसरी तरफ जाकर वो ऐड हो जाती है। सिमिलरली मल्टीप्लाई के लिए ये केस है कि जब कोई चीज़ किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो, जिस तरह 2 और c आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये जो 2 है ये दूसरी तरफ जाकर नीचे डिवाइड हो जाएगा। ये रूल है मैथ के अंदर कि कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो डिवाइड होती है, डिवाइड हो रही हो मल्टीप्लाई होती है। प्लस और माइनस का तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो 2 को 2 पे जब आप डिवाइड करते हैं, बेशक आप 9/10 वाला डिवीजन मेथड यूज़ कर लें कि जब आप 2 को 2 पे डिवाइड करते हैं, किस तरह 2 यहाँ पर रखें आप और दूसरा 2 आप बेशक यहाँ पर रखें, तो आप जब इन्हें डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 2 1:2 होता है यहाँ पर 2, और जब इसे आप सिंपली डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास क्या बचेगा, नीचे 0 आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपके लिए कर दिया सिंपली ये। तो इसी तरह ये सारी वैल्यू जो है ये आपने निकालनी है। इस तरह का क्वेश्चन स्टूडेंट्स आ सकता है आपके एग्ज़ाम्स में। तो ये आज के हमने पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। तो मैं तो ये चाह रहा था कि हम 2 एक्सरसाइजें आज करेंगे, क्योंकि कोर्स जल्दी जल्दी ख़त्म करना है हमने। कोशिश करता हूँ जितने जल्दी आपका ये कोर्स ख़त्म हो जाए मैं अपलोड कर देता हूँ, चाहे आप में से कोई सीखे या बेशक ना सीखे। इंटरनेट पर ये कोर्स हमेशा के लिए अपलोड ही रहेगा, चाहे आप इससे फ़ायदा उठाएं या ना उठाएं। तो मेरी यही कोशिश है कि आपके लिए आप कुछ सीख लें। नेक्स्ट कल हम जो अगली एक्सरसाइज है हमारे पास, वो अगली एक्सरसाइज 1.2 है। 1.2 एक्सरसाइज पे जाएंगे हम। उसमें 1.2 और 1.1 बेसिकली दोनों ईजी हैं। उसमें हम जो कल हमने लास्ट टाइम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स किया था वो सारी वो यूज़ होती हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखें आप ट्रांसपोज लेंगे, सॉरी सिर्फ ट्रांसपोज यूज़ होगा, ओनली ट्रांसपोज, क्योंकि ट्रांसपोज से निकलेगा सिमेट्रिक यूज़ होगा। बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है। अगर आपने थोड़ा सा फोकस किया, मुझे आपने 10, 15, 20 मिनट देने हैं, इंशाल्लाह आपको ये एक्सरसाइज तो क्या ये पूरी मैथ इंशाल्लाह आपको आ जाएगी और आप इंशाल्लाह 80+ मार्क्स में जाएंगे। देखें इसमें ट्रांसपोज से यूज़ होता है सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक से ही आगे निकलता है स्क्यू सिमेट्रिक। बेसिकली 1.1 और 1.2 आपकी दोनों बेसिक एक्सरसाइज है। तो ये कंसेप्ट आपको पूरे चैप्टर में यूज़ होंगे और आपको ये ज़रूरत पड़ेंगे पूरे चैप्टर में, क्योंकि जो चैप्टर है वो बेस ही करता है पहली एक्सरसाइज के ऊपर। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।